केमिकल काइनेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना, मजेदार चैप्टर है ना। देखो अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या चीजें पढ़ी थी, एनर्जी चेंजेस। सेकंड लॉ किसके बारे में बताता था, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। भाई डेल्टा जी वहीं से तो आया था, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल, है ना, तो वो वहां से आया था। अब काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे मान लो इसी का ले लो एग्जांपल, चला गया हाथ उठ दिखाने कहीं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा, पक्का होगा, है ना। किसी ने कह दिया हाथ उठ देखने वाला है कि तेरा सिलेक्शन होगा, ये बड़ा खुश, 12वीं में पेपर दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, वहां गया उसके बाद, या तुम तो कहा था सिलेक्शन होगा, कहता ये थोड़ा ना कहा था कब होगा, ये कहा था कि होगा, यही बात कही ना। तो थर्मोडायनेमिक्स से तो ये बता दी कि प्रोसेस फिजिबल है, ये थोड़ा ना बताया कितनी देर में होगी, क्या ये बताया उसने, उन्होंने तो बताया प्रोसेस कैसी है, फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, पर वो कितनी देर में हो रही है उसका कोई आइडिया वहां पे नहीं था ना। तो उसका आइडिया कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि यहाँ पे सारी बात किसकी होने वाली है, रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है तो कोई चेंज ही होता होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मान लो। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ही फास्ट है, क्या उसको स्टडी कर पाएंगे क्या, क्योंकि चेंज कंसीडर करना क्या होगा, बहुत मुश्किल। और ऐसी रिएक्शन जो इनफाइनाइट टाइम में हो रही है, बहुत लॉन्ग टाइम ले रही है, बहुत स्लो प्रोसेस, उसके लिए भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम ये जो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हम चेंज ऑब्जर्व कर पाएंगे, सिर्फ उसी रिएक्शन को क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। और क्या चीजें पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और वो रेट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना। तो पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो चाहे लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे डेफिनेशन बना के कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या ना। So it is the branch of chemistry which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction। कि किस किस फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। कभी ना मैंने 11वीं क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर में एक बात कही थी तो मैं कि कोलिजन थ्योरी नाम की एक चीज आएगी, है ना। तुमने मेरे को लगता है फिजिक्स में भी नहीं पढ़ी ना, या पढ़ी फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़ी कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नाम का वर्ड सुना है क्या तुमने, सिर्फ जेड का फॉर्मूला याद है कि तुम्हें फिजिक्स वाला, है ना। तो जब चैप्टर का लास्ट आएगा ना, उसे एक दिन पहले बताऊंगा, पढ़ के आना उसको ना, तो उसके बारे में सबसे लास्ट में आएगा। मतलब वो एक अतरंगी से टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन उसी चीजों पे कुछ डिपेंड भी करेगा ना, कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें तभी तो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाता होगा, प्रोडक्ट। तो रेट में ये फैक्टर भी तो इंपॉर्टेंट एक आएगा, जिसमें हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की लास्ट में बात करेंगे ना। अब सबसे पहले फैक्टर्स तो बाद की बात है, सबसे पहले तो क्या चीज डिफाइन करें कि रिएक्शन का रेट होता क्या होगा ना। तो पहली हेडिंग डालते हैं इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या रेट का मतलब स्पीड ही हो गया क्या, एक तरीके से स्पीड बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोलते हैं फिजिक्स में स्पीड की, और डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या चेंज इन पोजीशन ही होता होगा क्या। भाई मान लो अगर वापस नहीं आ रहे तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो वहां पे पोजीशन की बात कर रहे हो, पर यहाँ पे रिएक्शन में क्या चेंज होता होगा, कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, कंसंट्रेशन का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, प्रेशर का चेंज, या फिर नंबर ऑफ मोल्स का चेंज। कभी मास का चेंज यूज हम नहीं करते, किसका चेंज यूज करते हैं, कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर, मोल्स या फिर वॉल्यूम। क्योंकि जब मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो मासेस में तो चेंज हो सकता है आगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि C+O2 गिव CO2, अगर मैं सिर्फ कार्बन डालू, कार्बन का तो 12 ग्राम खत्म हो रहा है, पर बनेगा कितना उसका 44, अगर मान लो ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट कर रहा है। मास कंजर्व रहता है, पर जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो जैसे हम रिएक्शन में भी कोई मास से मास नहीं चलते, क्या चलते थे, मोल से मोल, कि इतने मोल रिएक्टेड तो कितने मोल प्रोडक्ट, डायरेक्टली मास में डील नहीं करते थे। जैसे यहाँ पे भी कभी चेंज इन मास नहीं लिखा जाएगा, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स या फिर कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
चाहे वो रिएक्टेंट का लो चाहे वो प्रोडक्ट का लो ना। तो लिखो स्टेटमेंट, इट इज डिफाइंड एज change in concentration or pressure or moles of reactant or product with respect to time। तो कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में जब आर ओ आर लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर फॉर्मूला बने तो ऐसा लिखा जा सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर और मोल्स, है ना। अब ये निकले किसका ना, रिएक्टेंट का भी हो सकता है प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, टाइम टेकन। ये क्या आ गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अब लिखना सीखते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। यहां तक नोट कर लिया, चलो अगली स्क्रीन पे क्या। अब लिखना छोड़ो, सुनो एक बार इधर बात। अगर मैंने लिखा मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन ली ए से बी, है ना, और इनिशियल टाइम ले लिया, टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो ए की कंसंट्रेशन को बोल दिया मैंने ए इनिशियल है, और उस टाइम पे मान लिया बी प्रेजेंट ही था, बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। सुन लेना पहले, आग लगे लिखने की। और कोई टाइम टी हुआ, टी इज इक्वल टू टी लिख दिया, तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन होगी ए फाइनल, और बी की कंसंट्रेशन मैंने क्या बोल दी, बी फाइनल। क्या बोल दिया, बी फाइनल। ऐसे रहा होगा। अब एक बात देखना, अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर चेंज जनरल लिखते हो तो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं लिख दिया ए फाइनल माइनस ऑफ ए इनिशियल डिवाइडेड बाय टी माइनस 0। सही है क्या। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव होगा ये, नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज। अब रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए बाहर साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। बाहर साइन किसका लगा दिया, माइनस। अच्छा चेंज को क्या डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, चेंज को किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से। तो ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेक करो सही है। तो यानी कि जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स में लिखा, रिएक्टेंट की टर्म में, तो साइन किसका लगाना पड़ा बाहर, माइनस का। अच्छा ये सिर्फ नेगेटिव साइन सिग्निफाई क्या कर रहा है, negative sign signifies that concentration of reactant is decreasing with respect to time। क्या आप चेक करो, माइनस का साइन इसलिए लगाया हमने क्योंकि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ए फाइनल ज्यादा रहा होगा ए इनिशियल कम रहा होगा, तो माइनस आ जाता है ये तो उस माइनस साइन को कंपनसेट करने के लिए बाहर साइन किसका लगा दिया हमने, माइनस का। अगर मैं लिखता यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, तो क्या लिखता है यहाँ पे, फाइनल कौन सा है, बी फाइनल, इनिशियल कितना है 0 अपॉन में टी माइनस 0। चेक करो सही है। अच्छा ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई माइनस लाने की जरूरत नहीं है, प्लस लगा सकते हैं क्या, वो सिर्फ लिखने के लिए ना। तो डेल्टा बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम। तो यहाँ पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन सिग्निफाइज दैट concentration of product is increasing with respect to time। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली, लिखना अपने को रेट यही है। मान लो कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब क्या, डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी। अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हो तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का।
और प्रोडक्ट की टर्म में लिख रहे हो तो साइन किसका आएगा, प्लस का। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और प्लस किस लिए लगाया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट बनता होगा। ठीक है, लिख लो इसको। यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिख देंगे, डिफाइंड फॉर मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस। अच्छा, ऐसे वेलोसिटी वेलोसिटी की दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है क्या तुमने? कौन सी? एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ऐसे क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी दो तरह का डिफाइन कर सकते हैं, एक एवरेज और एक कौन सा, इंस्टेंटेनियस। उसी की बात करते हैं, देखिए क्या, जल्दी नोट करो। काम हो रहा है क्या, करा तुमने कुछ? प्रीवियस ईयर हो गए तेरे पूरे? मेन वाले सभी के हो गए क्या? कितने बच्चों के मेन वाले हो गए, और एडवांस वाले उठा लो। फाइल है तुम्हारे पास कोई एडवांस वाली क्या? किताब है प्रीवियस ईयर एडवांस की? नहीं है, भेज देता हूँ टेलीग्राम पे ना। आप एडवांस वाले स्टार्ट कर लो, क्योंकि इसमें तो लगेंगे भी तीन, दो तीन दिन काम आने में, तो इतने उसको कर लो, कुछ काम हो जाए। क्या हो गया? उसमें बहुत कम है, जेई मेन के 2018 19 तक के हैं। एडवांस वाले तो हैं ही उसमें सारे। उसमें मेन के क्वेश्चन है, इसलिए अलग से किताब ली मेन वाली ना। इसमें मेन में 2020 21 19 इसके बहुत सारे सवाल हो गए, और ये अतरंगी से सवाल है, यानी खुद कुछ सोचने वाले, कि असम्पशन नहीं गिवन खुद मान लो। आईआईटी जो सवाल बनाता है सब कुछ लिख के देता है, यानी खुद कुछ नहीं सोचना होता ना। इनमें तो सोचवाता है ना, मान लो नहीं दिया, वन मान लो। या तो इसलिए जेई मेन के अलग से सवाल होते हैं पूरे से। चले आगे। अब लिखो, एक बीच में से हेडिंग डाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? कोई बताए फिजिक्स जिसकी अच्छी हो। गैलेक्सी की लैब। तो तुम नलायक हो फिजिक्स में क्या, तुम्हें नहीं आती? सबसे
Instantaneous मतलब एक given time. साले खुद में तो बिलीव होना चाहिए मेरी अच्छी है कोई और होशियार होता हो। Instantaneous मतलब एक particular time पे सर. अच्छा। Average. स्पीड की बात है, इसकी नहीं बात कर रहा, ये छोड़। एवरेज स्पीड क्या होता है? किसी एक इंटरवल के लिए जब डिफाइन करते थे तो एवरेज वेलोसिटी बोलते थे, तो ऐसे एवरेज रेट क्या होगा? अगर किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करें तो वो कौन सा होगा? एवरेज। और किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन कर दें तो वो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस। तो पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर इंटरवल ऑफ टाइम। सुन लो एक बार, बाद में नोट करना आराम से, देखो इधर। मान लो ए से बी कोई रिएक्शन है। अच्छा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर मैं वैसे एक जनरल ग्राफ दे दूं, मान लो क्या देते हमने, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया। अच्छा, टाइम के साथ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मान लो ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया उसने, दे सकता है ऐसे कुछ भी ग्राफ। तो अब हमने क्या किया, एक टाइम लिया T1, उस T1 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? A1 है। टाइम लिया T2 और उस टाइम पे कंसंट्रेशन है इसकी A2। तो बताओ इसका एवरेज रेट क्या रहा होगा? बताओ क्या होगा? माइनस का साइन तो आएगा ही। क्या होगा? A2 माइनस A1। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? सही है क्या? तो टाइम इंटरवल नीचे डेल्टा टी T2 माइनस T1 और ऊपर क्या हो गया? A2 माइनस A1। बार साइन माइनस का लगाया, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट की। अच्छा, आप किसी भी बड़े चीज को रिप्रेजेंट करना हो क्या डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हो क्या? तो इसमें कोई परेशानी थोड़ा ना थी, लिख सकते हैं क्या ऐसा? माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये कब डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम टी। किसी भी एक स्पेसिफिक टी टाइम पे ना, फिर से रिएक्शन यही लेते हैं ए से बी, सेम रिएक्शन है और ग्राफ भी बना देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का। क्या लिया हमने? कंसंट्रेशन ऑफ ए और वर्सेस क्या है? टाइम। फिर से ऐसा ही लिया। अब मेरे को मान लो किसी एक पॉइंट पे निकालना है, चेक करो, सही है, ये टाइम टी हो गया। इस पॉइंट में मेरे को क्या निकालना है? रेट। अब एक बात देखना, यहाँ जो इंटरवल था T2 माइनस T1 था क्या? इस वाले में एवरेज रेट में टाइम इंटरवल क्या था? T2 माइनस T। क्या मैं इस डेल्टा टी को अगर बहुत छोटा करता जाऊँ और टेंड्स टू जीरो कर दूं, क्या एक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा क्या? अगर इस इंटरवल को मैं टेंड्स टू जीरो कर दूं तो किस पे पहुंच जाऊंगा? एक पॉइंट पे। क्या वही मेरा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा क्या? तो देखना, लिखने का तरीका क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। ये थोड़ी सी मैथ्स की बात पता नहीं आती है वैसे तो, मैं इंटेलिजेंट हो तुम। अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्या चेक करो ये बात सही है क्या? ये जो लिखा है ये बात सही है या गलत है? क्या माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता है क्या? अब मैं कह रहा हूँ इसका जो लिमिट डेल्टा टी मतलब इंटरवल है वो क्या कर दो? टेंड्स टू जीरो। तो अगर टेंड्स टू जीरो कर दिया तो क्या बिल्कुल एक पॉइंट पे पहुंच गए होंगे या किसी टी पॉइंट पे? तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इंस्टेंटेनियस रेट को। अच्छा, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डी यूज कर लेते हैं क्या? चेक करो सही है क्या? जैसे डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बड़ा चेंज कोई इंटरवल। dt क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत ही स्मॉल चेंज। तो हमने क्या लिख दिया? बहुत स्मॉल चेंज मतलब इंटरवल टेंड्स टू जीरो था तो उसको क्या लिख दिया? dt। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। अच्छा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मैं इस पॉइंट पे जो टी वाला पॉइंट है इस ग्राफ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उसका स्लोप क्या होगा? है मतलब क्या डी वाई बाई डी एक्स होगा? और वो नेगेटिव ही आएगा अपने आप। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो यहाँ पे क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना भाई, पता नहीं ड्रॉ हो पाएगी या नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। दिख रही है क्या टेंजेंट? लगी रही है। अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई? इसको स्लोप को इसका जो स्लोप होगा लाइन का
वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, dy बाय dx। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, dA बाय dt रिप्रेजेंट करेगा क्या। यहाँ पे y एक्सिस कौन सा है, a, और x एक्सिस कौन सा है, t। तो क्या dy बाय dx क्या हो जाएगा, dA बाय dt। अच्छा तुम्हें देख के पता चल रहा है स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या निकाल लेंगे क्या। तो अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके क्या निकालना होता है, स्लोप। या सिंपल से क्या बोल सकते हो, जो बड़ा चेंज डेल्टा था उसको क्या लिख दो, डी लिख दो। तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एवरेज रेट। लिख लो इसको। तो मैं स्लोप वाली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ आती होगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन डेफिनेशन याद रखें। एक क्वेश्चन लिख मिला एनसीईआरटी में आया था बोर्ड में ना, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो 2 नंबर में आया तो पूरा लिख दो, 1 नंबर में आया तो डेफिनेशन डेफिनेशन लिख दो। देखिए क्या, अब एक घटिया सा सवाल करते हैं। वैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस करवा लें डिफरेंशिएशन की। सभी ने नोट कर लिया क्या, देखो जल्दी लिखो।
क्वेश्चन लिखो एक। concentration of reactant in a chemical reaction decreases with time according to equation C is equal to 2 minus 3 times of T minus 5 times of T square. Calculate initial rate है ना, टाइम सेकंड में है इसके अंदर ना इक्वेशन में। सेकंड का सिंबल सिर्फ एस होता है ना, 2s समझ जाओगे क्या, 2 सेकंड है। तो तूने डीसी बाई dt कर ही दिया तो रेट हो गया, फिर डिवाइड बाय 2 क्या कर रहा है। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है तो माइनस ऑफ डी सी डिवाइडेड बाय डी टी। तो देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर है क्या। तो देखो रेट जब लिखोगे तो रिएक्टेंट की टर्म में माइनस ऑफ डी सी बाय डी टी। डिफरेंशिएट कर सकते हो सी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस का साइन तो बाहर ही रह जाएगा। अच्छा 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। माइनस 3t का कितना हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ टी। माइनस 5t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो माइनस चाहे अंदर ले जो, क्या 3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ टी हो गया क्या। चेक करो सही है। अगर इनिशियल रेट की बात करें, इनिशियल रेट का मतलब टाइम क्या हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो रेट क्या बन जाएगा। अच्छा यूनिट क्या होगा, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, मीटर पर से, मोलर है ये, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन है तो क्या होगा वो कैपिटल एम और सेकंड इनवर्स है ना। तो अगर लिखे एट टाइम 2 सेकंड तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू 23 हो जाएगा क्या, Yes. सेकंड इनवर्स। तो ये आंसर आ गया, चेक करो सही है क्या। किस किसने सॉल्व कर लिया था ये ऐसा, Yes. कर लिया था क्या सभी, Yes. चलो लिखो तो फिर ये सर आपके साथ साथ पढ़ना लिखा है, कितने किया है। है ना, ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया ना। इसमें नीचे वर्डिंग डालो, यूनिट ऑफ रेट। रेट जो हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, रेट, इस रेट की यूनिट क्या होगी,
देख लेगा। तो अगर मैं रेट में ये चीज लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर या मोल्स, अगर मैं लिख रहा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो बताओ यूनिट क्या होगी इसकी। कंसंट्रेशन की मोलर लिख दें या फिर मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, मोलरिटी लेंगे। अच्छा टाइम किस में लोगे, मान लो या तो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। आप कोई ऐसा यूनिट नहीं है ना, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब टाइम जिस यूनिट में होगा उस यूनिट में आ जाएगा। सेकंड में हुआ तो सेकंड का इनवर्स, मिनट में हुआ तो मिनट का इनवर्स, आर में हुआ तो आर में, कुछ भी हो सकता है। अब देखो तो मोल पर लीटर को ये कैपिटल एम भी लिख सकते हो, मोलैरिटी तो होती है ये। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लिख ही रहे थे अभी, है ना, मोलर पर सेकंड। और ऐसे अगर कोई गैस फेज रिएक्शन नहीं, मान लो मैंने चेंज इन प्रेशर ले लिया, अच्छा जनरली जो प्रेशर की यूनिट होती है ना, वो हम एटीएम या बार ही लेके चलेंगे, कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपने को पास्कल मिलेगा नहीं ना। तो ऊपर क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर एटीएम, और नीचे टाइम किस में हो गया, सेकंड इनवर्स में, या इसको टाइम इनवर्स ही छोड़ देंगे आप, जो टाइम होगा वो रख लेना। सेकंड हुआ तो सेकंड इनवर्स, मिनट हुआ तो मिनट इनवर्स, आर हुआ तो आर इनवर्स, या फिर इसको क्या बार भी बोल सकते हैं, बार टाइम इनवर्स। ऐसे मैं इसको क्या चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब यूनिट क्या हो जाएगा, मोल की यूनिट तो मोल ही रही होगी, मोल टाइम इनवर्स। देखो हमने क्या तीन डिफरेंट फॉर्म में लिख लिया, किसी भी फॉर्म में गिवन होगा रेट, उसी के हिसाब से हम यूनिट मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा यूनिट चेंज तो कर पाओगे, मान लो कभी सेकंड इनवर्स हुआ उसको आर इनवर्स में करना हो, कर लेते होगे, तो भाभी यूनिट तो चेंज कर लेगा। सर मैंने उस दिन क्या आपको बताई थी सर हाँ, सारी। तो जल्दी ले, मान ली तेरी बात में। आप सर मेरा मोटिवेशन डाउन कर रहे हो सर, डिमोटिवेट कर रहे हो सर। और पूछ रहा हूँ मैं, यूनिट करे नहीं करे, हमने मिस कहा देता। अभी तो एक सिंपल सी इक्वेशन ली थी कि हमने ए से बी, एक इक्वेशन थी ना। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लगते होंगे, है ना भाई, वन भी हो सकता है, कुछ और भी लग सकता है, दो तीन चार। तो किसी भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखें उसकी बात करते हैं ना। अभी तो हमने सिंपल इक्वेशन ली, कौन सी, ए से बी। अगर इसके अलावा कोई और केमिकल रिएक्शन हो तो फिर कैसे लिखेंगे ना। ये नोट कर लिए सभी ने, फिर हेडिंग डालो। ये पहली चीज इंपॉर्टेंट आएगी ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है खूब बार। जैसे लिखो फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात करेंगे यहाँ पे ना। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हमने, बैलेंस्ड ए ऑफ ए गैस, सही है क्या, है ना, और इक्वेशन कौन सी है, तो मैं देख के पता चल रहा है क्या ये होमोजीनियस रिएक्शन है, क्या सारे रिएक्टेड प्रोडक्ट सेम फेज में है क्या, किसमें, गैस में। अब एक बात सुनो, इसमें ए और बी क्या हो रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे, और सी और डी बन रहे होंगे। तो ए का खत्म होने का कुछ ना कुछ रेट रहा होगा,
कि किसी स्पेसिफिक टाइम में कुछ खत्म हो रहा होगा, ऐसे बी का भी कुछ रेट रहा होगा, सी का भी और डी का भी। क्या इनके इंडिविजुअल रेट अलग अलग हो सकते हैं? इनके इंडिविजुअल रेट तो क्या हो सकते हैं, अलग अलग। पर अगर इन सभी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालने तो क्या आना चाहिए, सेम। इसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, वैसे समझते हैं। मान लो ये 3 पार्टनर है कंपनी में ना, इसका 20% शेयर, इसका 20%, उसका 60%। ये सभी के अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लो प्रॉफिट हुआ कंपनी का कुछ, मैं टर्नओवर आया मान लो कुछ एक्स अमाउंट ना, तो इसको तो कितना मिलेगा उसका, तो इसका प्रॉफिट तो 20% इसने अपना, इसको कितना मिलेगा, उसका 20, उसको कितना मिलेगा 60। पर अगर इसे पूछे भाई कंपनी का कितना प्रॉफिट है, तो ये तो टोटल एक्स ही बताएगा। तो इससे पूछे कितना है, ये भी क्या बताएगा, एक्स, वो भी कितना बताएगा, एक्स। पर पूछे तेरा इंडिविजुअल कितना, तो ये कितना बताएगा, 0.2x। ये कितना बताएगा, 0.2x। मतलब सभी इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो खुद का रेट तो अलग बताएंगे, पर जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे तो सभी क्या बताएंगे, सेम बात। चाहे मैं ए से निकालूं, चाहे बी से, चाहे सी से, चाहे डी से। अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चाहे इसको डेल्टा लिख दो, डी नहीं समझ आता, वैसे डी सही लगता है, हर जगह डी पे चल जाएगा। तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डिक्रीज हो रहा है। हमने खुद माइनस लगा लिया क्योंकि हमें पता है ए क्या चीज है यहाँ पे, रिएक्टेंट। तो इसको बोलेंगे क्या, माइनस डी ए बाई डी टी क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है ना, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सही है क्या, क्या ए रिएक्शन में डिसअपीयर होगा, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए भी बोल सकते हैं, क्या ए क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। ऐसे अगर बी की बात करें तो बी के लिए क्या लिखोगे, क्या माइनस ऑफ डीबी बाई डी टी लिखोगे क्या, तो इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोलोगे क्या। अच्छा सी और डी बन रहे हैं क्या, तो इसके लिए प्लस का साइन आएगा। तो अगर मैं लिखूं डीसी बाई डी टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, कुछ भी बोल सकते हो क्या। तो मैं लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर मैं ऐसे लिखूं डी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ऑफ डी बाई टी डी टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्या चेक करो, ये सभी अपने इंडिविजुअल रेट बता रहे हैं क्या, ये सभी क्या बता रहे हैं, अपना इंडिविजुअल रेट। माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब है कि किस रेट से ए खत्म हो रहा है, माइनस डीबी बाई डी टी का मतलब क्या है, किस रेट से बी खत्म हो रहा है, डीसी बाई डी टी का मतलब क्या है, किस रेट से सी बन रहा है, और डी ऑफ डी बाई डी टी का रिप्रेजेंट का किस रेट से डी बन रहा है। पर ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बता रहे अभी, ये तो इनका इंडिविजुअल रेट है। कहता जब भी कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो और तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, तो उसके इंडिविजुअल रेट को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, ए की टर्म्स में क्या आएगा, ए का कोएफिशिएंट बताओ कितना है, स्मॉल ए है क्या, कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1/a डी ए बाई डी टी। चेक करो सही है क्या, माइनस डी ए बाई डी टी को ए से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, माइनस ऑफ 1/a। अच्छा बी के लिए क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1/b db बाई डी टी। सी के लिए क्या लिखोगे, 1/c dc बाई डी टी। और डी के लिए क्या लिखोगे, 1/d, एक सेकंड रुक जा, बोलने दे पहले, पूरी बात रह जाएगी नहीं तो बीच में। डी ऑफ डी बाई डी टी, क्या सभी को हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया क्या, रिएक्टेंट के लिए साइन नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए साइन पॉजिटिव। क्या सभी इसके, चाहे ए से निकालो, चाहे बी से, चाहे सी से, चाहे डी से, सभी के लिए सेम आएगा क्या, क्या सभी में इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब एक बात सुनना, किसी का तो मन किया ये रिएक्शन लिखने का, C प्लस O2 गिव्स CO2, किसी का मन किया ये लिखने का। बैलेंस तो दोनों ही है, क्या बैलेंस दोनों है क्या, ऊपर वाला बैलेंस नीचे वाला भी बैलेंस है, पर दोनों के क्या रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग आ जाएंगे क्या, क्या दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएंगे, अलग। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है विदाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब तक तुम्हें बैलेंस इक्वेशन नहीं दे तब तक तुम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। ठीक है, पर क्या इंडिविजुअल रेट के लिए कोएफिशिएंट की जरूरत है क्या, तो इंडिविजुअल रेट तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल रेट के लिए कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए किसकी जरूरत है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि किससे डिवाइड करना है अपने को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ना। तो एक बार ये लिखो, ये दोनों चीजें नोट में लिखेंगे। अब बताओ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कौन सी होती है,
रेट है वो, हाँ रेट है, कुछ भी लिख ले, दोनों में सेम आएगा, एवरेज में इंस्टेंट है, दोनों में आएगा। कहाँ टाइम जीरो है? ओ भाई वो डेल्टा टी जीरो लिखा, देख ढंग से, टी जीरो थोड़ा ना लिखा है, तो टी जीरो थोड़ा ना, डेल्टा है वो, चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब इंटरवल नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। हाँ सही है, एक बार एक एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, एक किसी इंटरवल में, बड़े इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, एक सिर्फ पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, पर चीजें तो सेम ही चलेंगी, चाहे तुम यहाँ पे डीए की जगह डीटी डेल्टा लिखना शुरू कर दो तो भी रिलेशन सेम ही आएगा, रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे इंस्टेंटेनियस में लिखो चाहे एवरेज में, या तो सभी का एवरेज या सभी का इंस्टेंटेनियस, रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, ये सीधा नीट में सवाल आया, वो भी करते हैं 2 साल पहले, क्या सवाल आया वो भी करेंगे। पहले सवाल करेंगे फिर नोट डाल के बात लिखेंगे ना। क्या हो गया? देख ले, आराम से देख। ये चले आगे, नोट डाल के बात आगे लिखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऑप्शंस नहीं दूंगा, चार खुद से लिखना पड़ेगा ना, और उसमें बस चारों में से मैच करना था कौन सा सही है। देखिएगा, अब देखा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, चल reaction given the N2 gas plus 3 times of H2 gas gives 2 times of NH3 gas. There are right expression of rate of reaction. देख सकते हो क्या, लिख के बताओ। तीन ही तो है, चार बात। पर ये लगाओ, बताइए बताइए, क्यूब लगाओ, क्या चक्कर है, तो क्यूब कहाँ से आ गया, तो वो तो नीचे डिवाइड में आएगा, इसका क्यूब का क्या मतलब है, पावर को थोड़ा है कि कंसंट्रेशन की, सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन।
अब एक देखो N2 का कोफिशिएंट कितना है 1, H2 का 3 और NH3 का 2। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, N2 के लिए माइनस का साइन आएगा क्या, चेक करो कोफिशिएंट 1 ही था। H2 के लिए क्या होगा, क्या कह रहा है, H2 का कोफिशिएंट कितना है, हाँ, तो 3 ही लिखेगा। ये उसको बोला N2 को, उसका N2 को डिवाइड रहना है 3 से। तो एक बार पिछला एक्सप्रेशन देखियो, -1/a -1/b 1/c, माइनस तो डिवाइड ही तो कर रहे हैं, डिवाइड करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं करना। 1/2 d ऑफ NH3/dt। अगर मान लो इसके 4 नंबर मिलते हो तो क्या सभी ले आएंगे क्या, ये नीट 2019 में आया हुआ है, सस्ते क्वेश्चन था। तो 45 भी तो आते हैं फिर। पर ऐसे तो हो ही जाएगा 10 सेकंड तो कट ऑफ कितनी आती है पता करो, 650। 600 कुछ नहीं मिल रहा 600 में भी आजकल। ईशान के कितने थे, 600 से ऊपर नंबर थे, 604 5, तो भी वो वहाँ साउथ साउथ में जाके मिल रहा था कुछ। 650 नंबर चाहिए ढंग के कॉलेज के लिए, तो 650 मतलब गलती का तो स्कोप नहीं है, एक प्लस माइनस रह गया तो गया नंबर, हाल एक माइनस प्लस ही रह जाता तो भी कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ना। ठीक है, पहले जब AIEEE होता था ना तो अपने भी आते थे ऐसे 30 सवाल होते थे उस टाइम ना, तब का पेपर देना, किसी भी एक साल का AIEEE उठा के देखना, ये लगा लो इससे 2015 2016, ऑनलाइन वाला नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन वाला 2015-16 का AIEEE उठा के देखना, सिर्फ AIEEE उठा ना, ऐसे घटिया सवाल पहले हमारे भी आते थे ना, बिल्कुल सीधे सीधे से, तो अब थोड़ा सुधार हुआ है। सिर्फ क्या देते थे हमारी इसमें हमारी बात में क्या अब नहीं, उनके हिसाब से पेपर आसान है, अपने हिसाब से मुश्किल है। उन्होंने क्या करा, रटने वाला पेपर डाल दिया। अब एक दवाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी में ना, उन्होंने वो स्ट्रक्चर भूल लिया। वो कह रहा है बना हुआ एनसीईआरटी में, आसान ही तो है, तुम्हें किताब दी हुई है 2 पढ़ने के लिए, उसमें बना हुआ है, बता दो क्या होगा। तो उसके उसने तो पेपर आसान ही बनाया कि वो 2 छोटी छोटी सी किताब एनसीईआरटी 150-150 पढ़ने की ना, क्या तो सारा पेपर उसी से बना रहा हूँ मैं, तो सारा उसी से बनाता है वो। ठीक है, पर वो स्ट्रक्चर याद तो नहीं होते, तो कोशिश करेंगे हम 12वीं में रटने की ना। लिखो, एक नोट डाल के बात लिखो, 4 ऑप्शन में स्ट्रक्चर दे देना तब भी आसान होता है वो। आदित्य राज वाले टाइम क्वेश्चन पता है कैसे पूछ रहा था, एक नाम दे के दवाई का, इसमें बताओ कितने sp2 कार्बन है, मालूम हम थोड़ा बहुत याद करते हैं, इसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, 4 ऑप्शन में से पहचान लेंगे, तो वो तो स्कोप ही नहीं बचा, कह रहा है कितने sp2 है ना, कि इसमें कितने कैरल सेंटर है, ऐसे आगे कैरल सेंटर आएंगे ऑप्टिकल में, तो ऐसे सवाल पूछने लग जाता है। और नोट की बात पे जो पहले बात बोली थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, पर इंडिविजुअल रेट के लिए कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं, तो वो दोनों पॉइंट लिख देते हैं। देखो, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस of rate of reaction without balanced chemical equation। कि बिना केमिकल इक्वेशन के रेट ऑफ रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। पर देखना, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का उसका रेट, वो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, नहीं तो वो लिखा जा सकता है ना, जैसे लिख लो रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज is independent of stoichiometric coefficients।
उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा, अब ये हिंदी में खुद बात लिखना, अगर पीछे पड़ जाए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की, धक्का ही करने लग जाएगी, नहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि देयर इज इनसफिशिएंट डाटा या कुछ और करके, चार ऑप्शन है और सभी में निकाल रखा है उसने। तो क्या करना है, लीस्ट नंबर से जब तुम बैलेंस करते हो इक्वेशन को ना, अगर मान लो इसको बैलेंस करना हो, तो सिंपल होल नंबर रेशियो बैलेंसिंग का क्या होगा, 1:3:2, यही होगा क्या। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो से बैलेंस कर सकते हो उससे बैलेंस करके फिर क्या लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ना, अगर पीछे पड़ जाए तो। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं गिवन और फिर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा और एक ऑप्शन ऐसा है कि देयर इज इनसफिशिएंट डाटा, देयर इज इनसफिशिएंट डाटा, तो आंसर वही होगा ना। और अगर पीछे पड़ जाएगी नहीं बताओ, धक्का ही लग करने लग जाए, तो क्या करो, इक्वेशन को अपने हिसाब से बैलेंस करो, किससे, सिंपलेस्ट रेशियो से ना, और फिर उसके हिसाब से क्या लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन है। आप बैलेंस ही देगा ना, तो लिख लो इसको, खुद लिख लो इसको। ये अगर पीछे पड़ जाए और ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े बिना इक्वेशन के, तो सिंपलेस्ट रेशियो से बैलेंस करके रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। लिख देते हो, हिंदी में बात है, लिख दे। सिंपलेस्ट नंबर से हाँ, अगर लिखना पड़ जाए तो, अगर खुद बैलेंस करनी पड़ जाए तो की बात है भाई। वैसे तो अगर ऑप्शन में मिले कि इनसफिशिएंट डाटा तो फिर वही मार्क करेंगे। क्या लिखा है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए क्या, क्वेश्चन लिखो फिर एक। यार N2 कंबाइंस का रिएक्शन ही लिखने सीधी, ये रिएक्शन गिवन है ना, ये सभी का सही होना चाहिए भैया।
प्लस का आएगा माइनस का आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, वो माइनस का साइन तो बाहर होगा, वो रेट तो प्लस ही लिखोगे। अच्छा सबसे पहले तो बताओ N2 और H2 में रिलेशन पहले तो लिखो, गिवन क्या है तुम्हें, क्या गिवन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, मतलब तुम्हें माइनस ऑफ dN2 बाई dt गिवन है क्या, Yes. कितना गिवन है, 1.5. यही गिवन है क्या। अच्छा N2 और H2 में रिलेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ dN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3, देखो सही है यहां तक। अच्छा निकालना क्या है, माइनस ऑफ dH2 बाई dt निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यही करना पड़ेगा क्या। अच्छा माइनस ऑफ dN2 बाई dt गिवन है कितना, 1.5, तो 3 इंटू 1.5 कितना हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ dH2 बाई, तो यही निकालना था अपने को, रेट और डिसअपीयरेंस ऑफ। चेक करो, कर लोगे क्या सॉल्व, क्या आसान सवाल था, अगला करो फिर। अच्छा अगर इसमें रिएक्शन ना गिवन होती फिर क्या लिखते, डाटा इज इनसफिशिएंट, है ना, अगर मतलब खुद लिखना पड़े सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में डाटा इज इनसफिशिएंट लिख के नीचे लिख देंगे, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्टिव क्यों देगा ऐसा सवाल, तो लगता है 3 नंबर में देगा, 4-5 नंबर का चैप्टर आने ये, उसमें से भी इतना घटिया सवाल तो नहीं पूछेगा। चलो अगला लिखो, चलाएगा कोई नहीं, आंसर सारे अपने अपने सॉल्व करेंगे ना। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 80 ग्राम पर मिनट। Rate of disappearance of SO2,
है ना। देखो जो ध्यान से नहीं देखता ना उसका आंसर पता क्या आता है, पहले पार्ट का तो आता है 80, दूसरे का आता है 160, तीसरे का भी 160 और लगा के घर आ जाता है ना। 80 ग्राम पर मिनट, फिर 160 ग्राम पर मिनट, 160 ग्राम पर मिनट। ऑप्शन मैच करते पक्का वो देता, और ऑप्शन ए ही होता पक्का वो। पर यहाँ पे हमने कभी जब लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन में कभी चेंज इन मास लिखा है क्या हमने? क्या लिखा है? या तो कंसंट्रेशन, या फिर प्रेशर, या फिर नंबर ऑफ मोल्स। क्या मास गिवन हो तो मोल्स निकाल सकते हैं? मास गिवन हो तो क्या निकाल सकते हैं? मोल्स। अब देखो गिवन क्या है तुम्हें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 मास में गिवन है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ क्या? तो क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है? क्या मोल पर मिनट हो जाएगा क्या? कितना हो गया? 2.5 हो गया क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इसी में लिखना पड़ेगा। तो क्या ए पार्ट का जो आंसर होगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि O2 का कोफिशिएंट 1 ही है तो यही लिखते हैं माइनस ऑफ डी एन O2 बाय dt। तो क्या यही आंसर छोड़ देते 2.5 मोल पर मिनट। तो ए पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये हमने मोल पर मिनट में आंसर छोड़ सकते थे ना। अब चलते हैं बी और सी पार्ट पे। अच्छा बताओ SO2 और O2 में क्या रिलेशन होगा? कैसे लिखोगे? माइनस ऑफ 1/2 डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी NO2 बाय dt। चेक करो ये लिखोगे क्या? तो अगर मेरे को ये निकालना हो माइनस ऑफ डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 बाय dt, तो क्या ये NO2 और dt वाला 2.5 था, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? मोल पर मिनट। अच्छा अगर इसी को बोल देता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ग्राम में बताओ, तो ग्राम में निकाल सकते थे क्या? SO2 का मोलर मास बताओ कितना होगा? 64। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 5 320 हो गया क्या? तो क्या लिख देते 320 ग्राम पर। सही है। अब सी पार्ट सॉल्व करें तो SO3 और O2 में क्या रिलेशन है? क्या प्लस का साइन आएगा क्या? DnSO3 बाय dt, और उसमें तो यही लिखोगे माइनस ऑफ DnO2 बाय dt। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय dt कितना बनेगा ये भी? क्या 5 मोल पर मिनट। तो अगर मोल पर मिनट को अगर ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट करना हो, SO3 का मोलर मास बताओ कितना आएगा? SO3 का मोलर मास कितना आएगा? 80। हाँ क्यों? क्या कह रहा है? माइनस नहीं आएगा। माइनस डी एन कहाँ पे माइनस आएगा? सर वो माइनस डी एन पार्ट नहीं है। हाँ। कह रहे वो माइनस आ गया। कौन माइनस का आ गया? -5 आएगा सर। ये कह रहा था तो उस साइड ट्रांसफर, तो ये माइनस का साइन। अरे तो उधर भी तो माइनस DnO2 बाई dt है, तो उसकी जगह 2.5 रख दे, 2.5 इंटू 2 5 हो गया। अरे भाई इसकी वैल्यू तो 2.5 है, 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हुआ कितना बड़ा, तो वो माइनस का साइन फिर भी बचेगा। अरे भाई इधर माइनस है भाई, माइनस की वैल्यू पॉजिटिव में था, माइनस डी एन की वैल्यू क्या चाहता है तुम? अरे वो माइनस ही तो था, माइनस ही माइनस उधर रख दिया। माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो कहीं माइनस एक्स तो 5 रख सकता है कि -5 रखेगा? रखेगा नहीं रखेगा? तो वही रखे वापिस से। अच्छा SO3 का मोलर मास कितना होता है? 80। तो 5 मोल है तो मास में करोगे तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? क्या आ गया था? क्या ये आंसर आ गए क्या सारे? ये निकालना था बैठ के ना। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, रेट जब भी होगा तो कभी मास में नहीं चलना है। किस में चलना है? या तो कंसंट्रेशन में, या प्रेशर में, या फिर नंबर ऑफ मोल्स।
ध्यान रखने की बात है। ये रेट ऑफ रिएक्शन या फोटोग्राम पर मिनट किसमें किसका मास लेगा? है। अगर तभी तो सारी परेशानी थी, तभी तो हम क्या लिख रहे थे, कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स तो डिफाइन कर ही सकते हो। अब मास यहाँ पे अगर मान लो मोल पर मिनट में आ गया, अब कहते मास में निकालो किसका मोल और मास, है ना। तो वो अब हमें ये भी नहीं पता कि किसका कितना अमाउंट रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, एवरेज निकालने कुछ बलिक भी नहीं, पर वैसा काम कर नहीं सकते ना। तो कहीं भी पूरी केमिस्ट्री हम मास में मास से चलते ही नहीं, या तो मोल से मोल या वॉल्यूम से वॉल्यूम, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन, ऐसे चलते हैं। तो कभी मास के अंदर डील नहीं करते ना। तो कहीं भी मास है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मोल में। ठीक है, फिर अब देखो ये तो बात बेसिक से हमने बात कर ली कि रेट ऑफ रिएक्शन होता गया है ना। अब मेन बात क्या है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। तो हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। खूब सारे फैक्टर लिखेंगे पर पढ़ेंगे तीन ही लिखेंगे, खूब सारे पर अपने इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तीन। अच्छा, बोर्ड में ना एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट ऑन व्हाट फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, कि किस फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। तो तीन चार पॉइंट लिख के काम चल जाएगा उसमें ना। तो देखो इसमें पहला आएगा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा आएगा टेम्परेचर पे, तीसरा कैटलिस्ट पे, फोर्थ आएगा प्रेशर। देखो पहला और चौथा सेम ही है, अगर कहीं गैसियस रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी लिया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला आएगा रेडिएशंस पे भी। अच्छा, रेडिएशंस पे क्या डिपेंड करता है, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि हर रिएक्शन में रेट तो डिफरेंट ही होने वाला है। अगर कोई एक्वस मीडियम है तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट ऑफ मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम, लास्ट आएगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हैं तो इतने सारे, पढ़ने पहले चार हैं, बाकी आएगी नहीं, बाकी वैसे ही। देख लिया। तो इसमें पहली चीज पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और देखना कई दिन यही चलेगा, कई दिन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ही चलता रहेगा ना। तो पहली हेडिंग डालते हैं, देखो कंसंट्रेशन और रेट में ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन होता है, पर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक हमने पहले भी कभी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सिंप्लीफाई किया होगा, याद है, एक्टिव एक्टिव मास करके चीज लिखी थी एक, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास टू द पावर, और पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते थे, याद है। फिर वो लिख दिया आइडियल केस में एक्टिव मास को कंसंट्रेशन मान लो, लिखा था क्या ऐसा? तो हमने खुद सिंप्लीफाई किया था,
एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, टाइम के साथ साथ चेंज भी होता है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, चेंज। पर हम उसमें कोई टेम्परेचर टाइम के साथ डिपेंडेंसी मानते हैं ना, हम सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ ही क्या मानेंगे, वेरिएबल इसका ना। तो ये बड़ा सिंपल है, होता बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हम उसको अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके सिंपल कंसंट्रेशन और पावर क्या लगा देंगे कोई नंबर, तो उसके हिसाब से रेट को बना लेंगे ना। तो वो अपने सिलेबस के हिसाब से सिंप्लीफाई किया गया, वैसे ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और ये सारी कहानी एक्सपेरिमेंटल होती है, कितनी कंसंट्रेशन ली तो रेट क्या था, इतनी करी तो रेट कितना हो गया, तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल चीजों पे ना। ठीक है, पर हम उसको एक जनरलाइज तरीका बना के लिख लेंगे ना। तो पहले लिख लेते हैं कि एक्चुअल में जो हम लिखेंगे वो वैसा नहीं होता ना। ठीक है, होती कुछ और कहानी है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ और मानते हैं ना। तो पहले एक स्टेटमेंट लिखो। देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन depends upon concentration in very complicated manner. And this dependency may be changed with progress of reaction. But in this chapter, we will discuss a simplified dependency of rate on concentration. एक सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी हम मान लेंगे ना, पर एक्चुअल में जो हम लिखेंगे वैसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन वाली बात दोबारा नहीं लिखते, एक्टिव मास होता है, पर आइडियल केस में एक्टिव मास को क्या मानते हैं हम, कंसंट्रेशन। तो सारी कहानी चलाएंगे किसके हिसाब से, अब कंसंट्रेशन के हिसाब से ना। अगर कहीं गैसियस होगा तो कंसंट्रेशन की जगह ले लेंगे, खुद ही प्रेशर मान लेंगे उसको। तो एक बार ये लिखो, देख लीजिए। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन एज्यूम करने का तरीका ए से। अब ध्यान सुनो एक बार, रेट किस पे डिपेंड करता है। देखो, जो रेट वाला एक्सप्रेशन होता है ना, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी पे भी डिपेंड कर सकता है, वो आगे बात देखेंगे। पर अगर हमें खुद रेट का रिएक्शन वो एक्सप्रेशन लिखना होगा कि रेट किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो सिर्फ क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए। तो क्या लिखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी पावर क्या होगा, कुछ एन। अच्छा, अगर ये प्रोपोर्शनल डालोगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे ये पहले भी बात हो रखी है अपनी, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं ना, ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या हो गया। देखो, ये जो एक्सप्रेशन बना है इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेट लो एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको ना। अच्छा, ये जो के लिखा हुआ है, इस के को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। तुम्हें याद है, ऐसा लिखा भी हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, केएफ बाय केबी। तो रेट कांस्टेंट बोल दो, या फिर इसको बोल दो स्पेसिफिक रेट, या फिर इसको बोल दो वेलोसिटी कांस्टेंट, कुछ भी बोला जा सकता है ना। ठीक है, अब ये जो n लिखा हुआ है ना, ये n क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट ये n है।
ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे बात करेंगे इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होने वाला है ना। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ गया k, रेट कांस्टेंट। अच्छा, अगर मेरे को रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी हो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 1 मोलर ले लूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट, मतलब स्पेसिफिक रेट होगा। तो अगर मेरे को कभी रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, सुन लो एक बार, फिर एक साथ नोट कर लेना, या फिर क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक रेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज rate of reaction when concentration of reactant is 1 मोलर। सही है क्या? तो अगर हमने ये एक्सप्रेशन लिया होता, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 मोलर ले लूं, तो क्या रेट के बराबर आ जाएगा क्या? चेक करो, सही है। अच्छा, वहां पे हमने लिखा था कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, सिर्फ टेम्परेचर पे। तो यहां से क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, एक और फैक्टर आएगा आगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी एक बार लिख देते हैं, टेम्परेचर एंड, अगर हमने कोई कैटलिस्ट नहीं यूज किया और सेम रिएक्शन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फिर चेंज नहीं होती ना। तो सिर्फ के किस पे डिपेंड करेगा, फिर टेम्परेचर पे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नाम की चीज नहीं आई थी, वहां सिर्फ क्या आया था, टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर डिपेंडेंस पे चलेंगे, एक नया वर्ड आ जाएगा, कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी सिंपल सी चीज क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर सम नंबर, वो क्या होगा, एन। उस एन को बोलेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना इसको क्या बोलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये जो के है इसको क्या बोले हुए, रेट कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक रेट, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी हो, कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोलर कर दें, तो जो रेट होगा वही किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, लिख लो इतनी बातें।